तो सर इसमें जो है नाइट ड्यूटी बिल्कुल नहीं है नाइट ड्यूटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और इवनिंग भी ड्यूटी नहीं है। नहीं, सुबह 8 से 2 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी। मदर फादर, आपके ब्रदर सिस्टर, आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता है, कैशलेस होता है, सारी चीजें आपको 1.5 साल में आपको फ्लाइट विद फ्लाइट टिकट एक टूर मिलता है। मतलब एक ऑफिसर लेवल का फील कर पाओगे, क्योंकि एक अपना कैबिन होता है। देखो सैलरी का बात बताऊं तो एम से आपको यहाँ 4-5 हजार ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि मेरी सैलरी अभी ज्वाइनिंग के। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नर्सिंग का एक ऐसा एग्जाम को क्वालिफाई किया है जिसमें नर्सिंग से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। उन्होंने 2 महीने की एक अच्छी स्ट्रेटजी बना करके, एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो करके सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब को क्रैक किया। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे क्रैक किया, कौन सी स्ट्रेटजी बनाई और कौन कौन सी बुक पढ़ी। साथ में ही हम जानेंगे कि एसएससी नर्सिंग करने का क्या बेनिफिट्स है और ये नॉर्सेट या आरआरबी से कैसे डिफरेंट है। चलिए स्वागत करते हैं हम श्री अंजुल ताड़ा का, जो कि अभी सीजीएचएस प्रयागराज में कार्यरत है। नमस्कार सर, स्वागत करता हूं आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं अंजुल कुमार टाड़ा एसएससी सिलेक्शन फेज 12 में सिलेक्टेड हूँ और मैं रिसेंटली सीजीएचएस प्रयागराज में पोस्टेड हूँ। मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले सर आप बताइए कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, आपने नर्सिंग कैसे स्टार्ट किया? मैंने 2029 में स्टार्ट किया नर्सिंग करना और 2024 में मेरी नर्सिंग कंप्लीट हुई। फिर मुझे ये था कि हॉस्पिटल ड्यूटीज वगैरह बहुत हेक्टिक लगने लगी, तो मेरा इससे थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लगा। तो उसके बाद मैंने मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि एक ऐसी भी जॉब होती है ऑफिस जॉब जैसी, जिसमें आपको 8 to 2 आपको काम करना है, उसके बाद आप फ्री हो। तो मैंने इस एसएससी नर्सिंग ऑफिसर के बारे में उसने बताया, तो मैंने जानकारी ली उसके बारे में। तो मुझे पता चला कि ये एकदम जो मुझे मेरा क्राइटेरिया है उसमें सूट हो रहा है। जैसे कि एक फिक्स टाइम है, नाइट ड्यूटीज नहीं है, सुबह 8 से 2 तक जॉब है और आपको पर्सनल कैबिन दिया जाता है और आपका इतना पब्लिक डीलिंग नहीं होता, पब्लिक डीलिंग बिल्कुल नहीं होता। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। ये जॉब उसके लिए सबसे बेटर है जो कि नाइट ड्यूटीज, बहुत ज्यादा ओवरलोड काम नहीं, या फिर वो जो हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो फिर मेरा वही था कि मैं एक ऐसी जॉब करूं जिसमें एक फील आए कि एक ऑफिसर वाला फील आए कि भाई मेरा खुद का कैबिन हो, खुद का वो चीज है जी, तो आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाया और इसको कैसे कैसे सोचा कि एक नर्सिंग बैकग्राउंड से होते हुए एक ऐसे बैकग्राउंड में घुसना जहां पर नर्सिंग जो 4 साल में हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ नहीं आएगा। तो आपने कैसे स्ट्रेटजी तैयार किया और कितने दिनों की मेहनत के बाद आपने इसको क्रैक किया? देखो, मैं फाइनल ईयर में था, ठीक है, तो इसका फाइनल ईयर में ही इसका नोटिफिकेशन का यूट्यूब पे चल रहा था। तो मेरा उस टाइम जस्ट नर्सिंग कंप्लीट हुआ ही था, तो मेरा था कि मैं अब बिजनेस वगैरह करूंगा, दूसरी चीज करूंगा। फिर मैंने कहा एक बार अपन खुद को देते हैं, टाइम देते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैं पढ़ाई में एवरेज कह सकते हैं 75% वाला बंदा था। तो उसके बाद मैंने नोटिफिकेशन देखा, तो उसमें ये सारी चीजें देखी इसके बारे में। तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का आया है, इसमें नर्सिंग का तो नहीं आएगा, नॉन नर्सिंग आएगी, ये 4 सब्जेक्ट है। उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया। वो एक एसएससी का बंदा था जो अभी मेरा रूममेट भी था, जो भी हैदराबाद में जीएसटी इंस्पेक्टर पे पोस्टेड है। तो उसने मुझे पूरा बताया कि भाई ये चीज है, ये चीजें पूछे जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि यार अपन को इसमें 80% स्कोर नहीं करना है, अपन को इसमें 50% स्कोर करना है, 50 to 55% स्कोर करना है। तो मैंने इसका सिलेबस देखा। फिर मेरे पास थे उस टाइम 3 महीने, तो 3 महीने मैंने पहले तो उस सिलेबस को देखा, फिर मैं उसमें वो टॉपिक उठाए जो मेरे क्लास 10 तक पढ़े हुए थे। अपन 10 तक तो मैथ्स पढ़ते ही है, तो मैथ्स है, रीजनिंग है, और वो चीजें मैंने देखी कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर कौन से टॉपिक पे है। फिर मैंने एक बहुत ही प्लान स्ट्रेटजी के थ्रू मैं वो चीजें की, जिससे कि एक जो मेरा टारगेटेड स्कोर है वो बने। क्योंकि अपन सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लोग समझते हैं कि यार नॉन नर्सिंग है, इसका मतलब वो है। नॉन नर्सिंग है तो आपको कोई रेलवे या एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं देना है, आपको एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देना है। माना कि वही पेपर आते हैं जो उनका आता है, पर आपको स्कोर देखो ना, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ उसमें 115 जो मैं आपको भेजूंगा वो आपने देख भी रखा होगा। जो मेरा स्कोर है 115 पॉइंट समथिंग है कुछ, ठीक है। जी, मैंने आपकी वीडियो में बताया था, आपने, मैंने सुना था। हाँ, 115 है ना। मैं कहता हूँ आप 1 महीने की मेहनत से स्कोर
कर सकते हो। मेरा एग्जाम था 20 जून को और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया अप्रैल में। मैं अप्रैल में स्ट्रेटजी बना के मुझे ये था, फिर मुझे है ना मेरे पास वाले दोस्त थे वो ज्यादातर एसएससी के थे, तो उन्होंने ये गाइड किया है कि जीके का टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपन को पढ़ते ही नहीं रहना, अपन को आउटकम दिखना चाहिए अपन। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा आउटकम इसमें रीजनिंग में दिखेगा। तो उस प्लान स्ट्रेटजी के साथ मैं चला। उसके बाद मेरा जैसे इसमें यह होता है कि आपको लगभग 60% आपकी प्रैक्टिस काम आती है, 60-70%, और 30% आपका साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आना के साथ आपको इसको कम टाइम में करना भी जरूरी है इस चीज का। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें दिखता है मतलब कि कंपटीशन एज कंपेयर टू अदर फील्ड बहुत कम है। अगर बंदा बाय डिसिप्लिन 2 महीने पढ़े, इवन मैं इस एग्जाम को वापस क्रैक कर सकता हूँ अगर 1-1.5 महीना पढ़ा तो। मेरे टाइम सिर्फ 4 पोस्ट थी, ठीक है, 4 पोस्ट। इस बार 125 के आसपास पोस्ट है, जहाँ एक जगह तो 107 पोस्ट इकट्ठी है। तो मैंने अपने टाइम में भी डीवी के टाइम जो भी मिले, अभी जो जिनका 4 का अभी जो प्रयागराज में पोस्टिंग मिली वो भी मेरे दोस्त ही है, उनसे भी मिला, उनका सबका एक ही व्यू है। मतलब आपको एसएससी नर्सिंग ऑफिसर बहुत कम ही मिलेंगे, पर जितने मुझे मिले ना उसमें यही है कि 2-3 महीने की अच्छी तैयारी के साथ लग गए। आप नोट सेट में बता दो कि 2 महीने के 3 महीने की अच्छी तैयारी के साथ कोई नोट सेट में लगा हो तो। बिल्कुल नहीं सर, नॉट सेट में तो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ हो गई है तो वहाँ पर। और दूसरी बात तो वहाँ पर मेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि 80-20 है वहाँ पर, तो नॉट सेट तो बहुत ज़्यादा है। आपको पब्लिक हॉलीडेज का वहाँ मतलब एक्सपोजर नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पब्लिक हॉलीडे क्या होता है वो भी फील होगा। संडे आपका घर पे जाना, वो एक कमाई के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इस चीज में मेरे लिए सबसे बेटर मुझे ये लगा, और इसकी मैं बाय हार्टेडली 2 महीने अच्छे से मेहनत की और फिर फाइनली अच्छे प्लान के साथ चला तो हो गया। सर अगर कोई भी स्टूडेंट है जो अभी नर्सिंग से जस्ट आया ही है और वो चाहता है कि मैं 1 या 2 महीने में तैयारी करूं, तो उसको सबसे पहला क्या स्टेप लेना चाहिए और वो सबसे पहले किस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करे, तो और तब जाकर के उसका जो ये एग्जाम है क्लियर हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में? देखो अभी जो 2026 में जो वैकेंसी आई है उसका पेपर अभी 2 महीने है होने में, आराम से है। टेनेटिव डेट आ गई है, मतलब टेनेटिव मंथ है, डेट नहीं आई है, टेनेटिव मंथ है, पर मुझे जहां तक लगता है जुलाई अगस्त में होगा इसका पेपर। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अब मेन चीज है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं 4 साल से नर्सिंग का पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इसका क्या, तो मैं एक चीज बताता हूँ। इसमें 4 सब्जेक्ट है, कोई यूपीएससी नहीं है जहाँ 50 मतलब 10-12 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है। अब मैं बताता हूँ रीजनिंग का क्या है। रीजनिंग में आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स से भी हो, आप कॉमर्स से भी हो, कोई भी हो, आप दिन का एक टॉपिक करके, अब सबसे ज्यादा क्वेरीज ये आ रही है मेरे पास कि हम टेस्ट कहाँ से लगाएं, हम टेस्ट कहाँ से लगाएं, नर्सिंग ऑफिसर के टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो मेरा उसी से यही कहना है कि नर्सिंग ऑफिसर, आप जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो या कोई भी हो, सिलेक्शन फेज में आपका कॉमन एग्जाम होता है, वही 4 सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि आप नर्सिंग वाला मतलब कहीं पर कोई कोचिंग अगर बेच रहा है कि एसएससी नर्सिंग का, तो जरूरी नहीं कि वहां से ले। आप यही इसमें आपको, मेरे कोई पेड नहीं है, मैंने टेक्स्ट बुक लिया था, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको प्रीवियस ईयर के भरमार क्वेश्चन पड़े हैं, और टेक्स्ट बुक एक टेस्टेड चीज है जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पड़े हैं, हजारों क्वेश्चन पड़े हैं, वहां से लगाओ आप टेस्ट के लिए। तो टेक्स्ट बुक का मैंने मतलब टेक्स्ट बुक से किया था, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगे। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूछ रहे हो तो रीजनिंग के उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंग्लिश के है, रीजनिंग के है, जीके तो आधा स्टैटिक और आधा करंट है। तो टेक्स्ट बुक में सिलेक्शन फेज या सिलेक्शन पोस्ट फेज के नाम से है, वो टेस्ट सीरीज लो और वो 4 सब्जेक्ट का दो। आपको ये नाम मेंशन नहीं मिलेगा कि नर्सिंग ऑफिसर का, क्लर्क का, वो नहीं। आपको अपना एग्जाम का नाम याद रखना है कि मेरा एग्जाम का नाम एसएससी सिलेक्शन फेज है। कोई जैसे कि न्यू बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता है, तो मेरा सजेशन ये है कि जैसे रीजनिंग है, मैंने रीजनिंग का क्या किया, यूट्यूब से जिससे मेरी ट्यूनिंग बैठ रही है, जिससे मैं वो समझ पा रहा हूँ, हर एक का अलग है। मैंने रीजनिंग के जैसे वाईफाई स्टडी या जो भी है रीजनिंग के जहाँ टॉपिक कवर है, 10-12 टॉपिक है रीजनिंग के, कोई बड़ी बात नहीं है, 10-12 टॉपिक है। आज मैंने एक टॉपिक उठाया, उसको समझ लिया, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, किसी टीचर से मैंने यूट्यूब पे पढ़ा, उसके टेक्स्ट बुक पे गया, और टेक्स्ट बुक पे आपको टॉपिक वाइज भी टेस्ट दिए हुए हैं। तो जो भी कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो 15, 20, 50, मैक्सिमम 50 आप कर लो, तो आपकी कोडिंग डिकोडिंग एकदम अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही 12 टॉपिक है जो आप कर लो। तो
रीजनिंग में आप कोशिश करो कि 25 में से आप 23 चॉइस करो। और रीजनिंग का मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग में कोई भी बच्चा अगर प्रैक्टिस तो चाहिए, एक बार टॉपिक समझने के बाद प्रैक्टिस तो चाहिए, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकता है। फिर अपन इंग्लिश के बारे में देखते हैं। इंग्लिश में क्या है कि 25 में से 5 का तो ये पैसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन। अब उसमें तो आपका रीडिंग हैबिट काम आएगी। आप दिन में 1-2 पैसेज या कुछ पढ़ सकते हो इंग्लिश में, वो तो जल्दी जल्दी आपको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने जैसे कि 10-12 पैसेज की प्रैक्टिस की, मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन देखने के बाद भी थोड़ा थोड़ा मैंने प्रैक्टिस की कि कैसे मैं जल्दी पैसेज को कर सकता हूँ। मुझे उसके अंदर ज्ञान नहीं लेना है, मुझे वो क्वेश्चन 5 सही करने हैं। मैंने उस वे में 10-12 पैसेज किए तो मुझे पता चल गया ओवरऑल क्या 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 करना है। बस वो आपको हो जाएगा जल्दी, मतलब एक थोड़ी रीडिंग तो आपकी होनी चाहिए थोड़ी। उसके बाद आप वोकेब में सिर्फ 4 चीज कर लो। वन वर्ड में 401 वर्ड कर लो। आप प्रीवियस ईयर 401 वर्ड कर लो, ठीक है। वन वर्ड सिनोनिम एंटोनिम 200 400 जो 200 करना चाहो तो 200 कर लो, 400 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो वो याद कर लो, आपकी वोकेबुलरी। अब आता है एक इडियम्स फ्रेजेस। 400 इडियम्स फ्रेजेस कर लो, 400 में से आपको 1-2 वो आ जाएंगे। मैंने 300 से 400 इडियम्स फ्रेजेस किए हैं, ठीक है, जो कि रानी मैम जो यूट्यूब पे है, मैंने इंग्लिश भी यूट्यूब से ही की थी। मैंने स्पेसिफिकली कोई कोर्स नहीं लिया था एसएससी नर्सिंग, मैंने पूरा अपना यूट्यूब से किया। पर यूट्यूब से ये है कि मैं इधर उधर घूमा नहीं, भटका नहीं। मुझे लग रहा है इस टीचर से अब मेरी टोनिंग बैठ रही है। मेरा एक तो फिक्स सिलेबस था, मुझे ये नहीं सोचना हर दूसरे दिन कोई पूरा दिन लेके कोई सी चीज पे बैठा हूँ जो कोई काम की नहीं है। अब क्या करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट, क्या करते हैं लाइब्रेरी जाके या पढ़ने पे जाते हैं, जीके खोल के बैठ जाते हैं, आधे दिन हो गए जीके। अब जीके में ऐसा है पूरी अनसर्टेनिटी है। एसएससी का जीके ऐसी बात है कि जो सीजीएल की 400-500 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी 12-15 क्वेश्चन करने में बहुत जोर आ रहा है, क्योंकि वो इतने उटपटांग सवाल होते हैं ना, जिसका मतलब बहुत वास्ट। आप एसएससी में जीके अगर तो आप कोशिश करिएगा, जैसे कि एक स्टैटिक होता है, करंट होता है। करंट में आप स्पोर्ट्स का देख लीजिए, अवार्ड्स का देख लीजिए, अपॉइंटमेंट का देख लीजिए, जैसे अभी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, कोई सीएम अपॉइंट हुआ, कोई ये। फिर आप स्टैटिक में आ जाइए कि नेशनल पार्क कहाँ है, जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है, किस स्टेट में कौन सा डांस है, कौन सा फेमस टेम्पल है, रिवर है, ये सारी चीजें जो हॉट टॉपिक की लिस्ट है ना, वो आप देख लीजिए। उसमें आप में 8 से 10 क्वेश्चन बहुत है। अब आपको टारगेट लेके चलना होगा। जो स्टूडेंट टारगेट लेके नहीं चलेगा ना, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं होना। मैंने अपना टारगेट 120 लेके चला, मुझे नहीं स्कोर करना था 130 ना, मेरे एक भी मॉक में प्रैक्टिस मॉक में आए 130, मेरा टारगेट था 120। मुझे पता है 120 में मेरा सिलेक्शन श्योर है। तो और इस बार जैसे कि मैं बता रहा हूँ 110 में सिलेक्शन श्योर है, तो आपको टारगेट लेके चलना है 110, ठीक है। अगर आप टारगेट 150 लेके चलोगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना वास्ट है कि आपको 1 साल लगेंगे इस सिलेबस को कंप्लीट कवर करने में। तो 1 साल बाद में तो नर्सिंग की वैकेंसी आएगी नहीं, क्योंकि एसएससी में 2-3 साल से एक बार आती है वैकेंसी। तो ये चीज है। अब आई इंग्लिश की बात। इंग्लिश में तो मैंने आपको बताया क्या क्या। तो इंग्लिश में ये है कि जैसे मैंने इंग्लिश मेरा हाईएस्ट स्कोर इंग्लिश था। इंग्लिश में ये है कि मैं अपना पर्सनल है कि इंग्लिश में मेरे 25 में से 23 क्वेश्चन सही हुए। तो मेरा करने का ये था कि मेरे मैक्सिमम, क्योंकि मैंने जीके, मुझे पता है मैं कितना भी पढ़ लूं, मेरा जीके में कुछ होना नहीं है। मेरे जीके में तो 100% सर हो नहीं सकता। जीके में 25 में 23 से नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है। जीके में मेरे आए थे 8 सही हुए और 7 गलत हुए, ठीक है। कुल मिला के मेरे आए थे 14 मार्क्स 50 में से, ठीक है। कोई बड़ी बात, मतलब जीके मेरे ना के बराबर था। और मैं तो जो मेरे एसएससी वाले दोस्त थे जो सिलेक्ट हुए हैं, उनका भी यही हाल है। एक बंदा जो मेरे रूममेट था, मैंने कहा था जीएसटी इंस्पेक्टर है, उसने पढ़ा जीके में कम पढ़ा, उस टाइम ज्यादा आया, जब सिलेक्ट हुआ उसमें कम आए। तो वो जीके अनप्रिडिक्टेबल है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है यहाँ रीजनिंग, इंग्लिश और सिलेक्टिव टॉपिक। आपको मैथ्स में एक एडवांस मैथ्स मिलेगी, एक मिलेगी सिंपल मैथ्स। तो एडवांस मैथ्स में जैसे कि अलजेब्रा है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे कि ये 4-5 टॉपिक है, आपको वो नहीं करने हैं। आपको जो सिंपल टॉपिक है, जैसे मैं टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, और ये कुछ टॉपिक्स हैं सर जो पढ़ना है होगा मैथ में। अब जैसे कि मैंने भी वीडियो बनाया है। कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक में है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दो,
तो वहाँ टॉपिक वाइज भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और आप सिलेक्शन फेज के लगाइए, ठीक है, सिलेक्शन फेज के लगाइए ताकि आपको अपने एग्जाम का आइडिया होता रहे। देखो फर्स्ट मॉक दोगे ना, मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया ना, मेरे 45-48 आए 200 में से। तो आप फर्स्ट मॉक देते ही आप ये सोच रहे होगा मेरा कुछ नहीं होना, तो आपको कुछ नहीं होगा। आप फर्स्ट मॉक को लगाओ, फर्स्ट मॉक से तो आइडिया होता है कि क्या होता है। मेरे फर्स्ट मॉक में तो टाइम 60 मिनट कब चले गए मुझे पता ही नहीं चला। तो आप तो फर्स्ट मॉक में तो आप क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे। प्रॉब्लम सर इस बार ये भी है ना कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने, और आपके टाइम में तो ऐसा था नहीं कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। देखो मेरे टाइम सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, मैं अभी 1.5 साल पहले एग्जाम दिया, मेरा कोई बहुत साल पहले नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था, मेरे मतलब कि जीके में मुझे 7 मिनट में करना था। मेरा था कि मुझे किसी क्वेश्चन पे वेट नहीं करना है, जो क्लिक हुआ तो ठीक, वरना बस। तो मैंने जीके को 7, अब लोगों के पास जीके के 15 मिनट है, मैंने वो यूटिलाइज किया था मैथ्स में। तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज से। बेनिफिट इस चीज से है कि भाई जैसे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो जिसको मैथ्स आती हुई भी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको बेनिफिट है, आपको बेनिफिट है कि जैसे मुझे रीजनिंग बहुत अच्छी से आती थी, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं 15 मिनट में, क्या मेरा टारगेट था 13 मिनट में, और मैंने 13 मिनट में अपने एग्जाम में कर भी ली, ठीक है। आपको दिक्कत आएगी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में है ना 17-18 मिनट लगते हैं, सही में लगते हैं, अगर आप अच्छे से अटेंड करो। ये सब तो हो गई सर। अब जो एक रियल स्टूडेंट को रियलिटी में अगर मोटिवेशन कुछ देती है तो वो होती है सैलरी सर, क्योंकि सैलरी जहां अच्छा मिलता है स्टूडेंट्स वहीं जाना चाहते हैं। और सर बेनिफिट्स, सैलरी और बेनिफिट्स, जैसे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि नॉर्सेट में, रेलवे में, आरआरबी में आप जानते होंगे कि आरआरबी में सर रेलवे टिकट्स फ्री मिलती है, तो सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप नॉर्सेट से कंपेयर करें या आरआरबी से कंपेयर करें तो क्या सैलरी इसमें कम है या ज़्यादा है? देखो सैलरी का बात बताऊं तो एम से आपको यहाँ 4-5 हजार ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि मेरी सैलरी अभी ज्वाइनिंग के टाइम है 94,000, ठीक है। तो सैलरी का ये है कि मतलब एम से आप मिला के चलिए कि 4-5 हजार ज्यादा है, ठीक है। सैलरी में नर्स 84 या 85 समथिंग, मेरे एक दोस्त है उसने अभी ज्वाइन किया था नॉर्सेट 9 में, तो उसने बता रहा था 84-85, हमारे 94 है, 94.94 समथिंग है। बहुत ज़्यादा है ये तो, 10,000 ज़्यादा है। और सर जब जहाँ आप रह रहे हो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो कम है, वहाँ तो खर्चे भी तो आपको कम हो रहे होंगे प्रयागराज में। और वही दिल्ली चले जाइए आप, वहाँ पर तो खर्चा भी तो ज़्यादा है, फ्लैट का चार्ज 20,000 रुपये लगता है वहाँ रहने का। पर नॉर्मली मेरी है ना, अगर मैं दिल्ली में रहता तो मेरा 1,10,000 होता। बेनिफिट का बताऊं मैं इस चीज में, तो बेनिफिट में ये है कि आपने सुना होगा हर हॉस्पिटल जो 50 या 100 बेडेड अच्छे हॉस्पिटल हैं वो सीजीएचएस अफ्लिक्टेड होते हैं। तो सीजीएचएस में आपके मदर फादर, आपके ब्रदर सिस्टर, आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता है, कैशलेस होता है, सारी चीजें आपको मिलती है। आपको यहाँ ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है अगर आप चाहते हो। तो आपका 2 साल बाद में कंफर्मेशन के बाद में हर साल या 1.5 साल में आपको विद फ्लाइट टिकट एक टूर मिलता है। और हेल्थ मिनिस्ट्री कई प्रकार के इनिशिएटिव देती है यहाँ पर, मतलब एक ऑफिसर लेवल का फील कर पाओगे, क्योंकि एक अपना कैबिन होता है। इसमें कोई भी सीजन हो, कोई भी मतलब आपका सीजन हो, गर्मियां हो सर्दियां हो, इधर फिक्स टाइम है सुबह 8 से 2 बजे तक। फिर आपका संडे है और पब्लिक हॉलीडेज को आपको छुट्टी होती है। संडे को तो फिक्स छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडेज को भी छुट्टी होती है, ठीक है। और उसके बाद आपका कोई नाइट ड्यूटी नहीं, कोई इवनिंग ड्यूटी नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको साल की 40 से समथिंग 40 या 45 दिन संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज को मतलब आप एक्सक्लूड कर दो, बाहर कर दो, उसके अलावा आपको 40 छुट्टियां मिलती है साल में। आप कहीं घर पे जाओ, घूमने जाओ, जो भी है। ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टियों का आपको पेमेंट कटेगा। आप ईएल मिलती है, सीएल मिलती है, आरएच मिलता है, जो भी है। तो सर इसमें जो है नाइट ड्यूटी बिल्कुल नहीं है? नाइट ड्यूटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। और इवनिंग भी ड्यूटी नहीं, सुबह 8 से 2 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी। इसमें ये चीज है कि आप जैसे कि आप अपनी फैमिलीज के साथ रहते हो या आप कहीं भी, तो आपको शाम को आप अपनी फैमिलीज को टाइम दे सकते हो। बाहर मतलब 2 बजे के बाद आप फ्री हो, 2 बजे के बाद आप इवनिंग में कहीं जा सकते हो। आप नाइट में कोई आपको ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको सुबह 8 से 2 बजे तक ड्यूटी है इसमें। उसके अलावा आप अपनी पर्सनल लाइफ में जियो हुआ है। इसमें एम्स में ट्रांसफर वाला पॉलिसी नहीं है। इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर भी है। और 2 साल बाद में जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाए तो
उसके बाद आपका ये ट्रांसफर भी है, जैसे अभी रिसेंटली अभी मई में ट्रांसफर का आया था, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरे तो अभी ज्वाइनिंग हुई 7 जनवरी को, तो मैं तो अभी अप्लाई नहीं कर सकता, पर जैसे ही मेरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ, तो मैं अपने स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये चीज है, ट्रांसफर इजीली पॉसिबल है, ट्रांसफर पॉसिबल है इसमें। और दूसरा ये चीज है कि म्यूचुअल ट्रांसफर भी पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल है, और मेरे ऑफिस में कई जने ट्रांसफर लेके गए हैं। तो सर क्या आप हमसे प्रॉमिस करते हैं कि आप कभी कभी लाइव आकर के हमारे या आपके खुद के चैनल पे आकर के लोगों को कुछ कुछ गाइड करते रहेंगे सर? तो आपसे ये रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। जरूर, एग्जाम तक मैं सबसे कनेक्टेड रहूंगा। मेरा यही कहना है कि आप इधर उधर भागो मत, एक कांस्टेंट सिलेबस पे रहो, प्रैक्टिस के साथ 1 महीना दोगे ना, अपने आप आपको रिजल्ट दिखेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे आप अपने कीमती समय में से कुछ समय हमको दिए, और आशा करता हूँ आपको भी अच्छा बहुत लगा अच्छा होगा। लगा। और जो ये व्यूअर्स देखेंगे, मैं उनको बता दूं कि मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियो एसएससी नर्सिंग के रिलेटेड बनाई है। अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरा भी एक है कि आपने जिस वे में स्टूडेंट्स के क्वेश्चन उठाए हैं, उस वे में आपने ये नहीं है कि आपने कोई प्रमोशन का किया वो किया, आपने जिस वे में जो स्टूडेंट के वाकई में क्वेश्चन थे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपने जो चीजें उठाई ना, वो वाकई में मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल ग्रो करे और इंफॉर्मेटिव वीडियो डालो आप। और मेरा भी व्यूवर से ये चीज है कि इनका जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है? थैंक यू। और साथ में मैं आप लोगों को बताऊं, सर का भी यूट्यूब चैनल है, सर के भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप कभी भी आकर के लोगों को मोटिवेट करिए, जो एसएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मोटिवेट करिए, कुछ कुछ उनको गाइडेंस दीजिए, क्योंकि सर हमारे पास आपकी तरह एसएससी सीजीएल वाले दोस्त नहीं है। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए और हमारे लिए कुछ स्ट्रेटजी प्लान करिए सर, जैसे आपने अपने लिए किया। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने सिलेबस को डिकोड कर लिया है, मैंने कुछ टॉपिक्स को भी बताया है, तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और साथ में सर के भी चैनल से जुड़ सकते हैं। सर वहाँ पर लाइव आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे।